दुर्ग स्थापत्य कला। आज हम दुर्ग स्थापत्य कला का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि मुख्य रूप से चित्तौड़, रणथंभौर, आमेर के विशेष संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे कि मध्यकाल में दुर्गों की स्थापत्य कला किस प्रकार की हुआ करती थी और कितने प्रकार के दुर्ग हुआ करते थे और उनका क्या महत्व हुआ करता था, और राजस्थान में जो दुर्ग बने हुए हैं उनका महत्व और इसके साथ ही उनकी स्थापत्य कला जो उसका अध्ययन करेंगे। कि मध्ययुगीन राजपूत शासक बहुत बड़े निर्माता माने गए थे और स्थापत्य कला और निर्माण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां राजनीतिक उपलब्धियों से भी कहा जाता है कि किसी प्रकार से कम नहीं थी। यद्यपि उनका काल सतत युद्ध और संघर्ष का काल, फिर भी निर्माण कार्य जारी रहा और स्थापत्य कला पनपती रही, और युद्ध और संघर्ष की छाप उनकी कला पर भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। चाहे नगर हो अथवा राजप्रसाद, मंदिर हो अथवा सार्वजनिक भवन, सभी में सैन्य, स्थापत्य और सुरक्षा संबंधी बातों पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। और मुगलों के संपर्क में यहाँ हिंदू स्थापत्य शैली की प्रधानता रही, जिसमें स्तंभ, सीधे पाटों, ऊंचे शिखर, अलंकृत आकृति, कमल और कलश जो उनका महत्व रहा है। मुगल काल में राजस्थान की स्थापत्य कला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा और इस शैली की विशेषताएं थी नोकदार तिपत्तियाएं, मेहराबी डॉटदार छतें, इमारतों का अठपहला रूप, गुंबज, मीनारे आदि। और दोनों शैलियों के समन्वय से राजस्थानी स्थापत्य कलाकारी रूप जो था वो निखर कर सामने आया। और जाहिर है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दुर्ग या किले जो उनका निर्माण किया गया था राजपूतों के द्वारा, और आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे कि दुर्ग जो उनकी स्थापत्य कला किस प्रकार की रही थी। राजपूताना वीरों का प्रदेश था और राजाओं और उनके सामंतों का भी क्षेत्र था, अतः इस प्रदेश में अनेक छोटे बड़े दुर्ग हमें देखने को मिलते हैं। प्राचीन लेखकों मंडल और सदाशिव ने दुर्ग को राज्य का अनिवार्य अंग बताया। चाहे राजा हो अथवा सामंत, दोनों के लिए दुर्ग जरूरी थे और इनका उपयोग आवश्यक सामग्री संग्रह के लिए तथा संपत्ति को छिपाने के लिए किया जाता था। राजाओं का अनुसरण करते हुए सामंतों ने भी अपनी अपनी जागीर में छोटे बड़े दुर्ग जो उनका निर्माण करवाना शुरू कर दिया, और दुर्ग में रहना तथा अधिक से अधिक दुर्ग अपने अधिकार में रखना राजपूत शासक वर्ग के लिए एक प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी। दुर्ग निर्माण क्षेत्र में भी प्रारंभिक राजपूत शासकों ने भारत की प्राचीन दुर्ग निर्माण कला की परंपरा का निर्वहन किया था और अलग अलग उद्देश्यों की दृष्टि से अलग अलग शैली के दुर्ग बनवाए गए थे। और कौटिल्य ने 6 प्रकार के दुर्ग बनवाए हैं और उसके अनुसार राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य की सीमाओं पर युद्ध की दृष्टि से दुर्गों का निर्माण करे और राज्य की रक्षा के लिए ओदक दुर्गों यानी कि पानी की मध्य स्थिति दुर्ग अथवा चारों ओर नहर से घिरे हुए दुर्ग जो उनका निर्माण करवाए, या फिर पर्वतीय दुर्ग जो उनका निर्माण करवाए, ताकि वह अपने दुर्ग जो उसका रक्षा कर सके। आपातकालीन स्थिति में शरण लेने हेतु धनवन दुर्गों यानी कि और इसके अलावा वन दुर्गों का निर्माण करें। इसके अलावा मनुस्मृति तथा मार्कंडेय पुराण में भी दुर्गों के प्राय यही प्रकार बताए गए हैं। राजपूत शासकों एवं सामंतों ने दुर्ग निर्माण के कार्य में इसी परंपरा का अनुसरण भी किया है, जो कि हमें उनके दुर्ग स्थापत्य कला जो उसमें देखने को मिलता है। उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आक्रमण तथा भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद दुर्ग निर्माण कला में एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है। अब ऊंची ऊंची पहाड़ियां जो कि ऊपर से चौड़ी होती थी और जहाँ खेती और सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते थे को दुर्ग निर्माण के लिए अधिक पसंद किया जाने लगा। यदि ऐसी पहाड़ियों पर पहले से दुर्ग बने हुए थे तो उन दुर्गों को भी नया रूप देकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया। चित्तौड़, कुंभलगढ़, मांडलगढ़, तारागढ़ आदि दुर्गों का निर्माण तथा कायाकल्प इसी शैली के आधार पर किया गया था। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें कि महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के दुर्ग की जो दीवारें जो थी, इसके अलावा प्रवेश द्वार तथा बुर्जों का निर्माण करके उसको और भी ज्यादा मजबूत बनाया। इसी प्रकार से जोधा तथा उनके वंशजों ने मेहरानगढ़ दुर्ग को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास किया, और मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में है का प्राकृतिक जलाशय न होने के कारण विशाल टांके उसके चारों तरफ बनाए, जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा कर लिया जाता था, और रसद आदि के संग्रह के लिए बड़े बड़े गोदाम भी बनवाए गए ताकि दुर्ग की घेराबंदी के समय भूखे मरने की नौबत नहीं आए। और नागौर, जालोर और रणथंभौर के दुर्गों में भी समय समय पर कई प्रकार के परिवर्तन किए गए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और व्यवस्था जो उसको मजबूत बनाना। तो इस प्रकार से राजस्थान में दुर्ग जो उनका महत्व काफी था और उनको चारों तरफ से सुरक्षित रखने के लिए उनको इस तरह से यानी कि जल, इसके अलावा ऊंची पहाड़ी इत्यादि जो उनके ऊपर बनाया जाता था। अब नेक्स्ट बताती है कि राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग, जिसमें चित्तौड़ का दुर्ग जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आता है। चित्तौड़ दुर्ग अजमेर खंडवा रेल मार्ग पर स्थित चित्तौड़ रेलवे स्टेशन से लगभग 2 मील दूर एक ऊंची पहाड़ी पर मेवाड़ राज्य का प्रसिद्ध दुर्ग बना हुआ है, जिसे चित्रकूट अर्थात चित्तौड़गढ़ कहते हैं। और ये दुर्ग मेवाड़ी
वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान का भी प्रतीक माना जाता है, जो कि समुद्र की सतह से लगभग 1850 फुट ऊंचा, लगभग 3 मील लंबा और लगभग आधा मील चौड़ा है। और इस दुर्ग में बस्तियां, मंदिर और महलों के भग्नावशेष दिखाई देते हैं और इसमें जलाशय और खेती योग्य भूमि भी है, ताकि शत्रु द्वारा दुर्ग को घेर लेने पर खाद्य सामग्री का अभाव न रहे। और इस दुर्ग का निर्माता कौन था, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किंतु इतना निश्चित है कि 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये दुर्ग मौर्य वंशी राजा भीम के अधिकार में था और इस भीम का उत्तराधिकारी मान हुआ, जिसे चित्रंग मौर्य भी कहते हैं, और इसी के नाम से ये दुर्ग चित्रकूट कहलाया। और बाद में ये दुर्ग गहल यानी कि गुहिल राजवंश के अधिकार में आ गया। संपूर्ण किला चारों ओर से बहुत ही मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है और उसकी सुरक्षा के लिए मुख्य मार्ग पर 7 दरवाजे बने हुए हैं। महाराणा कुंभा ने सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीरों यानी कि दीवारों से बनाया है तथा संपूर्ण प्राचीरों और द्वारों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर नए ढंग से भी बनाया गया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राम पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, चामुंडा पोल, तारा पोल, लक्ष्मी पोल आदि का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। और दुर्ग पर जाने के लिए मार्ग का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था और प्रथम द्वार पांडन पोल के बाहर एक वर्गाकार चबूतरे तथा प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है, जो कि 1534 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय दुर्ग की रक्षा करते हुए इसी पांडन पोल के पास मारा गया। और इसके आगे बढ़ने पर भैरव पोल आती है, जहां कल्ला और वीर जयमल राठौड़ की छतरियां बनी हुई है और ये दोनों वीर 1567 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इन छतरियों से आगे बढ़ने पर गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और जोड़न पोल आते हैं और इन सभी पोलों को सुदृढ़ दीवारों से इस प्रकार से जोड़ा गया है कि बिना इन द्वारों को तोड़े दुर्ग में प्रवेश करना असंभव था। और इस स्थल की ऊंचाई, सुदृढ़ दीवारों का घुमाव और मार्ग का संकरापन दुर्ग भी सुरक्षा के अच्छे साधन थे तथा मध्ययुगीन दुर्ग स्थापत्य की प्रमुख विशेषता कहे जा सकते हैं। और इनसे आगे रामपोल से दुर्ग की समतल स्थिति आरंभ होती है और रामपोल के एक तरफ पत्ता सिसोदिया का स्मारक दिखाई देता है कि जो कि अकबर के आक्रमण के समय लड़ता हुआ मारा गया था। और इसके थोड़ा आगे बढ़ने पर दाहिनी ओर तुलजा माता का मंदिर बना हुआ है और इससे आगे बनवीर द्वारा निर्मित नवलख भंडार, तोफखाने का दालान, महासानी और पुरोहित की हवेलियां, भामाशाह की हवेलियां और श्रृंगार चंवरी का मंदिर आता है। मंदिर के चारों ओर तक्षण कला का सुंदर ढंग से प्रदर्शन किया गया है। श्रृंगार चंवरी के आगे बढ़ने पर त्रिपोलिया नामक एक दरवाजा आता है, जहां पास में ही कुंभा के दर्शनीय महल भी हैं और ये महल संभवतः प्राचीन थे, जिन्हें कुंभा ने नवीन रूप दिया था। और कुंभा के महलों में राजमहलों का चौक, बाण माता का मंदिर, कुंभा के जनाना और मर्दाना महल, सिल्हे खाना, राजकुमार के महल, सभा भवन आदि बने हुए हैं। और त्रिपोलिया द्वार के आसपास 2 बुर्ज बने हुए हैं और इसके बाद एक खुला मैदान आता है जहां हाथी खाना बना हुआ है। और कुंभा के महलों में गवाक्ष, खंबे, दालान की छतों को रोकने की विधि, राजमहलों को जोड़ने वाले सकरे मार्ग, छोटे दालान आदि में उस समय के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं दिखाई देती है। और कुंभा के महलों के आगे कुंभ श्याम का मंदिर आता है, जो कि 6ठी सदी का है तथा महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और मंदिर के उत्तरंग भाग पर सुंदर नक्काशी की हुई है। सभा मंडप में 20 विशाल स्तंभ बने हैं तथा एक शिला पट्टिका पर कृष्ण लीला की झांकी भी उत्कीर्ण की गई है। और मंदिर के बाहरी भाग पर मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई है, जैसे दक्षिणी भाग के ऊपर की तरफ गरुड़धारी विष्णु की प्रतिमा, उत्तरी पार्श्व में इसी प्रकार की एक प्रतिमा व 16 हाथ वाली त्रिलोक्य मोहन की प्रतिमा, पीछे की तरफ दीवार में घंटा, करणी, शिव, हस्ती आदि की प्रतिमाएं हैं। इसके पास ही छोटे 2 मंदिर हैं और इनमें से एक को मीराबाई का मंदिर कहा जाता है तो दूसरा जैन मंदिर है। इस जैन मंदिर में गुजरात की तक्षण कला दिखाई देती है। और इससे आगे बढ़ने पर गोमुख कुंड और उसके पास त्रिभुवन नारायण का मंदिर आता है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी की स्थापत्य कला और मूर्ति कला का सुंदर उदाहरण जो प्रस्तुत करता है। इस मंदिर के आसपास 9 मंजिल का विशाल कीर्ति स्तंभ है, जिसकी स्थापत्य कला और मूर्ति कला सबसे ज्यादा आकर्षक है। कीर्ति स्तंभ से आगे चलने पर जयमल राठौड़ की हवेली मिलती है, जिसमें बने हुए कमरे, बरामदे आदि हिंदू स्थापत्य कला के सबसे श्रेष्ठ नमूने माने जाते हैं। लेकिन सीधे व सादे स्तंभ तथा सपाट छतों में मुस्लिम शैली दिखाई देती है। और हवेली के आगे पद्मिनी महल और काली का मंदिर आता है, जो कि पहले सूर्य मंदिर था। और यहाँ से दुर्ग के एक छोर पर पहुंच जाते हैं, जहां से पुनः मुड़कर दाहिनी और रास्ते पर आगे बढ़ने पर एक जैन विजय स्तंभ आता है। और इस विजय स्तंभ की तक्षण कला गुजरात की जैन तक्षण कला के ही समान दिखाई देती है। इसी मार्ग पर
अद्भुत जी का मंदिर, लक्ष्मी जी का मंदिर, नीलकंठ का मंदिर, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का मंदिर, इसके अलावा कुकड़ेश्वर का मंदिर और कुंड, इसके अलावा रतन सिंह के महल आदि भी देखने को मिलते हैं। और इन महलों व मंदिरों में पश्चिमी भारतीय स्थापत्य शैली भी दिखाई देती है, जो कि मुस्लिम स्थापत्य शैली से काफी प्रभावित है। इस प्रकार से चित्तौड़ का गिरि दुर्ग अपने आप में एक पूर्ण इकाई है और 1303 ईस्वी के पूर्व वर्तमान चित्तौड़ का कस्बा नहीं था। सभी लोग किले के भीतर ही रहते थे, परंतु किले पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के बाद लोगों ने किले की तलहटी जो उसमें बसना शुरू कर दिया और इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। क्योंकि ये किला मालवा और गुजरात के मार्ग में पड़ता है, इसीलिए इसका सामरिक महत्व भी अधिक था। रणबांकुरे राजपूतों के रक्त से इस दुर्ग की मिट्टी का एक एक कण सिंचित है तथा यहाँ के खंडर राजपूती वीरांगनाओं के जौहर की धधकती हुई ज्वाला के साक्षी। अतः चित्तौड़ दुर्ग की रेणुका भारतीयों के तीर्थ स्थल की मिट्टी से भी अधिक पवित्र है और अपनी ऐतिहासिक परंपराओं के कारण राजस्थानी नहीं अपितु समस्त भारत में ये दुर्ग अपना एक अलग और विशेष महत्व रखता है।